दोस्तों, हर परीक्षार्थी के जीवन में जो परीक्षा का मौसम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सभी ने महसूस किया था जब हम परीक्षार्थी थे, परीक्षाएं आती थी, एक अलग सा ही अनुभव होता था। वैसा ही अनुभव कुछ अभी हो रहा है जब मैं कैमरे के इस साइड हूं, एक शिक्षक के तौर पे यहां पे आपके सामने, और हम सबको पता है कि यूपी पीएससी द्वारा आयोजित आरओ परीक्षा का फॉर्म आ गया है। आगामी जो 2024 की फरवरी है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, अभी जाके भर दीजिए, बहुत देर नहीं हुई है। फॉर्म भरिए और लग जाइए तैयारी में। और तैयारी की बात आए तो हम आते हैं वापस स्टडी आईक्यू पे। हमारे पीसीएस के कोर्स ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हैं, बड़ी संख्या में छात्रों ने इन कोर्सेज को लिया है। इसी तरह जो हमारा आरओ का कोर्स है, पिछली बार वाला जो था, बहुत पॉपुलर था और मुझे लगता है सफलता के उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे, किसी भी अगर अदर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक बार फिर से स्टडी आईक्यू आरओ के लिए नए बैच लेके आया है। मैं आऊंगा इस पे, हम पूरी संपूर्ण सीरीज करेंगे, उस पे मैं डिटेल बताता हूं। थोड़ा सा एक बार हम बैच के बारे में देख लें तो आगामी जो 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर से 6 PM मतलब शाम को 6 बजे से आरओ का नया बैच स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। आप studyIQ.com पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे से आप बैच परचेस कर सकते हैं। और मैं उसकी कुछ विशेषताएं बता दूं शॉर्ट में, हम आएंगे वीडियो पे। लाइव कक्षाएं, मैं अमूमन देखता हूं कि बहुत से कोचिंग संस्थान हैं टेस्ट सीरीज पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। मेरा यह मानना है कि हम आपको आपकी नींव को मजबूत करते हुए आपको सफलता के शिखर पे ले जाने के लिए हैं यहां पे, और हम इसको पूरी तरीके से परिणत करेंगे एक रिजल्ट में अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं। दूसरी बात, समान अध्ययन का संपूर्ण कवरेज, जो जीके जीएस होता है पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में क्रक्स, मतलब जो हिंदी भाषा के छात्र हैं या जो अंग्रेजी भाषा के छात्र हैं, हालांकि जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें हिंदी का डोमिनेंस होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जीएस को या जीके को अंग्रेजी भाषा में ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, तो उनके लिए अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी क्रक्स अवेलेबल रहेगा। और बेहतर समझ के लिए बिल्कुल डाउट सेशन होंगे, शंकाओं का समाधान किया जाएगा हर स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा, हमारे शिक्षकों द्वारा। बात किया जाए इसके आगे की तो हिंदी पे विशेष फोकस, बिल्कुल जब भी आरओ का जिक्र आएगा तो हिंदी का तो जिक्र आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका महत्व बहुत है, न सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी। फिर आते हैं निबंधों का विषयगत कवरेज। स्टडी आईक्यू ने अभी जो पीसीएस के बैचेस लॉन्च किए उसमें हमने कुछ सेशंस लिए थे निबंधों से जुड़े, पीसीएस बैच की बात कर रहा हूं। और जस्ट उसके बाद जो अभी हालिया में यूपी पीसीएस की परीक्षा संपन्न हुई, मुख्य परीक्षा, उसमें से बहुत से ऐसे निबंध थे जो बिल्कुल इनसर्किल करते हैं हमारे दिए गए, हमारे द्वारा बताए गए निबंधों को। तो निबंधों को एक बार फिर से बहुत अच्छे से फोकस किया जाएगा। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात की जाए तो इंग्लिश में, मतलब दोनों भाषाओं में, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रहते हैं, तो दोनों भाषाओं में करंट अफेयर्स पे की क्लासेस ली जाएंगी, शिक्षक आएंगे, नोट्स आपको दी जाएंगी। परीक्षा रुझानों की बेहतर समझ के लिए लाइव पीवाईक्यूज, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं, ऐसा ही लाइव जो अब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो और डिटेल डिस्कशन होगा हमारे लाइव क्लासेस के दौरान। विशेष रूप से डिजाइन की गई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टेस्ट सीरीज का जैसे मैं कहा कि इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक बेस लेवल का हम अपने स्तर पे पढ़ा लें, हम देख लें कि हमारे जो छात्र हैं अब तैयार हैं, फिर उनके टेस्ट लिए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट लिए जाएंगे, हिंदी के टेस्ट लिए जाएंगे, जीके के टेस्ट लिए जाएंगे। प्रॉपर तरीके से हम देख लेंगे कि हमारे छात्र मजबूत हैं और वो परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात किया जाए इसके बाद की तो परीक्षा अभ्यास के लिए सेशन, बिल्कुल देखिए स्ट्रेटेजिक सेशन एक बहुत स्पेशल खूबी है स्टडी आईक्यू की। तो स्ट्रेटेजिक सेशन कभी भी मिस आप ना करिएगा जब आप ज्वाइन करेंगे तो, और आपको निश्चित तौर पे न सिर्फ आरओ में बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा कक्षाओं में पीपीटी, क्रक्स और असीमित डाउनलोड, आप जितनी बार चाहते हैं क्रक्सेस को, पीपीटीज को हमारे ऐप पे डाउनलोड कर सकेंगे, वीडियोस को देख सकेंगे। तो अगर समग्र रूप से देखा जाए तो जिसे कहते हैं ना, गागर में सागर सा भर दिया है स्टडी आईक्यू ने अपने कोर्स के माध्यम से। और मैं बिल्कुल आग्रह करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आरओ को सफलता प्राप्त करने के लिए,
तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। www.studyiq.com पे जाइए, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहां से आते हैं अपने पॉइंट पे। उत्तर प्रदेश RO-ARO, जब भी परीक्षा की बात आती है तो हमको दो तरीके के प्रश्नों को देखने को मिलता है। जब भी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्नों की बात करते हैं, एक फैक्चुअल, एक थोड़े इन डेप्थ, सभी प्रश्नों का यही नेचर होता है। लेकिन जब हम RO-ARO की बात करते हैं, ठीक है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की बात करते हैं, तो वहां पे हम ये पाते हैं कि कई बार आयोग फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन एक आध चीजें ऐसी हटा देगा कि कंफ्यूजन हो जाता है, छात्र गलत उत्तर टिक कर आता है। ये बहुत विशेष खूबी है RO-ARO की। हम डिस्कस करेंगे इसको कि कंफ्यूजन किस तरीके से आता है। और चूंकि इस सीरीज पे हम हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं। हम दो सेक्शन में इसको कवर करेंगे। एक सेक्शन में, जैसे ये पार्ट 1 लिखा है, आप इसके थंबनेल में देख लेंगे। पार्ट 1 में हम GS के सारे PYQs, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इन सब के प्रश्नों को हम वहां पे कवर करेंगे। उसके अलावा पैरेलली हम हिंदी के प्रश्नों को भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों में आए हैं, उन प्रश्नों को भी हम कवर करेंगे। RO-ARO परीक्षा की जब भी हम बात करेंगे तो हम हमेशा सभी तरीके के प्रश्नों को, GS के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न, दोनों प्रश्नों को हम कवर करेंगे डिटेल में। और एक बात, जब आप हमारे कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इनका डिस्कशन हम थ्रू आउट करेंगे, हर सेक्शन को लेकर। जैसे पॉलिटी खत्म हुई, पॉलिटी का, हिस्ट्री खत्म हुई, हिस्ट्री के PYQs, इस तरीके से हम कवर करेंगे। तो बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूं इसको। आज का जो हमारा सेशन है, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेंगे, और ये पार्ट 1 है, ये आगे पार्ट्स में जाता रहेगा। हो सकता है आधुनिक भारत का इतिहास 2 या 3 पार्ट में खत्म हो। कोशिश ये रहेगी कि समग्र रूप से आपको इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हर उस प्रश्न पे डिटेल में डिस्कस किया जाए जो आपको RO-ARO के परीक्षा में पूछे गए हैं। और कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको सहायता मिल जाएगी, क्योंकि हमारा 360 डिग्री एंगल हम कवर करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि कोई भी पॉइंट छूटे ना। बात किया जाए इसके बाद की, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि यूपी RO-ARO मेंस 2013 में पूछा जा चुका है, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी में पूरे प्रश्न को भी बताऊंगा आपको। Which of the following session of Indian National Congress Mahatma Gandhi was apprised of the problems of Champaran peasants? वो कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी को बताया गया कि चंपारण गांव के जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनकी क्या व्यथा है, उनकी क्या दिक्कतें हैं। चंपारण सत्याग्रह आपको पता है। तो चंपारण सत्याग्रह का अगर आपको वर्ष याद हो तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आउट एंड आउट आपको पता लग जाएगा कि जो लखनऊ का सत्र था 1916 का, इस सत्र में पता चला गांधी जी को कि भाई चंपारण में किसानों की क्या दिक्कत है। अब आपको पता हो कि चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, इनका क्रम आपको यहां पे याद होना चाहिए। कैसे? चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा। कई बार इनका क्रम पूछ लेता है कि पहले कौन सा हुआ था। तो चंपारण, अहमद, खेड़ा। हमारे गुरुजी थे तो वो कहते थे कि एक लाइन बोलते थे कि अरे चंपा देखो अहमद खड़ा है। मतलब सुनने में थोड़ा सा ऐसा मजाकिया टाइप से लगता है, पर वो अभी तक मुझे याद है। तो चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, तो ये क्रम था। और चूंकि 1917 की बात है तो नियरेस्ट उसके जो सेशन है वो 1916 का सेशन है। जाहिर सी बात है कि ये बाकी तीनों आउटराइटली रिजेक्ट आप कर सकते हैं, गलत काट सकते हैं। तो सही उत्तर है लखनऊ सेशन। बात किया जाए अन्य सेशंस की, तो बनारस सेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो वाराणसी, जो बनारस का जो सत्र था 1905 का, आपको पता होगा कि उस समय बंगाल पार्टीशन वाली बात चल रही थी। ठीक है, तो बंगाल पार्टीशन के दौरान जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, जो कपड़े थे, विदेशी कपड़े थे, उनको जो बायकॉट करने का मूवमेंट चल रहा था, उनको जो कांग्रेस के सेशन में अनुमति मिली वो बनारस के सेशन में मिली। कलकत्ता सेशन कौन सा सेशन है? कलकत्ता सेशन वो सेशन है जहां पे स्वराज,
ठीक है। जहां पे स्वराज यानी स्वराज, खुद के राज को की बात को वहां पे पुख्ता किया गया, इस अनुमोदन को स्वीकार किया गया कि हम स्वराज की मांग करेंगे अंग्रेजों से। और सूरत सेशन आप सबको पता है कि द फेमस सूरत स्प्लिट, सूरत में जो कांग्रेस में विभाजन होता है गरम दल नरम दल का, और फिर अगले लगभग लखनऊ सेशन, मतलब ये जो अगला सेशन है, इस सेशन तक एक खामोशी रहती है, फिर लखनऊ सेशन से कांग्रेस सशक्त होती है और 1947 तक रुकती नहीं है और भारत को आजाद दिला देती है एज अ पार्टी के तौर पर, ठीक है। तो बाकी सेशंस के बारे में आपको पता लग जाता है, और फिर लखनऊ सेशन इसका उत्तर है, करेक्ट आंसर है। उसके अलावा चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, यह क्रम भी आपको याद रखना होगा। तो हमने कई क्वेश्चन को इस दौरान किया, ये कई बार ये क्रम पूछ लेता है, कई बार इनके बारे में इंडिविजुअली पूछ लेता है, और ये तो हमारा प्रश्न है ही। बात करें इसके आगे की, तो अगला प्रश्न है, seats of discard were in which event during national movement and which eventually divided the country was। प्रश्न ये पूछना चाहता है कि भारत में जो बंटवारा हुआ 1947 में भारत और पाकिस्तान वाला, उसके बीज कब अध्यारोपित किए गए थे, कब मतलब मूलतः कहा जाता है कि जब एक बंटवारे के बीज बोए गए, वो कौन सा समय था। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906, अगर बात किया जाए जो ढाका में हुआ था, तो अभी रुकते हैं। डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905, बिल्कुल वहां पे ये बात की गई थी कि डिवाइड किया जाए, लेकिन क्या ये परिणत हुआ, नहीं। बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स को हम जानते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट जब की बात करते हैं तो हम पता चल जाते हैं कि जो कैलिफेट को डाउन पोजीशन दिखा रहा था, अंग्रेजी सरकार दिखा रही थी, उसके खिलाफ ये जाते हैं अली ब्रदर्स। बाद में गांधी का समर्थन मिलता है, इसके आगे जाके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ जाता है। अभी आते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक लीग बन रही है किसी एक धार्मिक समुदाय की, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चूंकि दूसरे समुदाय की भी बनी थी तो इनकी भी बनी, और तमाम समुदायों की बनती आई हैं, लीग्स बनती रही हैं इतिहास में। बात किया जाए बंगाल 1905 में हुए बंगाल के डिवीजन ऑफ बंगाल, देखिए वहां पे अंग्रेज ये जरूर चाहते थे कि धार्मिक आधार पर बंटवारा किया जाए, पर वास्तविकता में वो कल्चरल जो टाइज थी इतनी मजबूत थी कि जब बंगाल को बाद में मिला दिया गया वापस में 1911 के अराउंड, तो उसके बाद भी वो जो कल्चरल होमोजेनिटी थी ना, जो एक रास्ता थी, वो बनी रही। इसलिए ये भी इसका कारण नहीं है। खिलाफत मूवमेंट तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सशक्त रूप से उभरा जब मुस्लिम जो नेता थे उनके साथ हिंदू नेता भी जुड़े और अंग्रेजों से दो टूक प्रश्न पूछे गए। तो इसका मतलब जो कुल मिला के जो मेन उत्तर हमारा बन के आता है वो डी ऑप्शन बन के आता है कि बिल्कुल अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई सारे जो इनके औजार थे, सारे जो इनके अस्त्र थे, वो बेकार हो गए। तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला और कहा कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट कर देते हैं। जब सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा तो वो सिर्फ अपने, जैसे अगर मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया तो वो मुसलमान लीडर को ही चुनेंगे, और फिर वहां पे क्या हो जाएगा कि अपना पराया, वो है ना कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश ने जो वसुधैव कुटुंबकम का जो सूक्ति है पूरे विश्व में उसको जिसे कहते हैं ना कि फैलाया, उस देश में बंटवारे के बीज ये हमारा है ये तुम्हारा है से ही डाले गए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये डी ऑप्शन है, जो सीट्स को रिप्रेजेंटेटिव्स को सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत अलग कर दिया गया, ये इसका उत्तर है। बात किया जाए अगर इसके अगले प्रश्न की, तो 2 home rule leagues were started in 1915-16 under the leadership of, अब यहां पे ऑप्शन देख लीजिए। देखिए तिलक तो सब में कॉमन है, तिलक सब में कॉमन है। हम कई टेक्निक्स को भी देखेंगे कैसे और हम उत्तर निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं कि नहीं पता, पूछा गया था ये 2001 के प्री में। एक बार और, इसमें यूडीए एलडीए देख के कंफ्यूजन नहीं होना है, ये भी नाम था, ये ज्यादा पहले प्रचलित नाम था, अपर डिविजनल असिस्टेंट और लोअर डिविजनल असिस्टेंट ऐसा नाम था इसका, जो कि अब प्रॉपर आरओ ही पढ़ा जाता है, बोला जाता है। अब बात होता है तिलक एंड अरबिंदो घोष की, हम इस ऑप्शन को भी रोकते हैं। तिलक और लाला लाजपत राय की, तिलक और विपिन चंद्र पाल की। अब देखिए
एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जब हम लाल बाल पाल यानी जो गर्म दल के थे, कांग्रेस के जो गर्म दल के थे, ठीक है, उन नेताओं की बात करते हैं तो उसमें से बाल गंगाधर तिलक तो यहां पे मिल रहे हैं, बिपिन चंद्र पाल यहां पे मिल रहे हैं, तो ये भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये तो एक साथ थे ना, एक साथ के लीडर थे, तो ये अलग अलग लीग क्यों करेंगे? तो ये ऑप्शन हमारा खारिज हो जाता है। तिलक और लाला लाजपत राय, फिर वही बात। अब इसमें के जो लाल थे, लाला लाजपत राय, और ये तिलक यानी जो बाल गंगाधर तिलक, ये भी एक दूसरे के साथ थे, तो ये अलग अलग क्यों करेंगे? ये भी खारिज हो जाता है। बात आता है तिलक एंड अरबिंदो घोष की, ठीक है, तो थोड़े बहुत विचार सिमिलर थे, लेकिन इनका जो नियोजन था बिल्कुल अलग था। अरबिंदो घोष की जो साथ के लोग थे वो काफी अलग थे, तिलक के साथ के लोग काफी अलग थे। हालांकि इन दोनों की जो विचारधारा थी वो वही गर्म दल वाली ही थी। अगेन, चूंकि विचारधारा वाइज ये दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे थे, तो ये भी कहीं ना कहीं अलग नहीं करेंगे भाई, वहां पे बात कर सकते थे। दो बहुत डिफरेंट अलग से नेम जो हमें दिख के आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं तिलक जी के और एनी बेसेंट के। हमको पता है कि एनी बेसेंट अलग देश से आई, उन्होंने अपना अलग क्या कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करती हैं, आयरलैंड से तमाम बातें इससे जुड़ी हुई हैं। आपको पता है कि कैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी बड़ी और एनी बेसेंट जैसे लोगों का योगदान रहा, तमाम चीजें जुड़ी हैं। तो तिलक का जो स्वदेश मांगने का तरीका था, स्वराज मांगने का तरीका था, और एनी बेसेंट का जो था वो दोनों अलग था, अलग अलग विचारधाराएं थी, इसलिए दो अलग अलग लीग मिली। इसलिए हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? ये, दिस इज आवर राइट आंसर, तिलक एंड एनी बेसेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं है। मीनवाइल आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपने भी वर्जन बताते जाइएगा। ये नहीं कि उत्तर क्या है, उत्तर तो मैं बता ही रहा हूं, आप वर्जन ये बताते जाइएगा कि इससे जुड़े और कौन से फैक्ट हैं जो कई बार आपको नहीं क्लियर होते, हम लोग क्लियर करवा देंगे उसको। ठीक है, बात किया जाए इसके बाद की, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमिटी? ये जो वर्ड है इस पे फोकस करना है, इंक्वायरी कमिटी पे। ठीक है, आते हैं। अब देखिए, इसमें से ये जो दो नाम है, ये एफजी स्ले एंड डीजे रीड, ये दो नाम अंग्रेजों के नाम है। ठीक है, तो हमको पता है कि इस समय अंग्रेजों की मतलब पूरे सत्ता थी, अंग्रेज ही देख रहे थे, सरकार देख रहे थे। ठीक है, दो अंग्रेज थे यहां पे। ठीक है, बात किया जाए इसके बाद की, तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो, हम सबको पता है कि चंपारण की अभी हमने बात की, वहां के किसानों ने बताया कि हमारे साथ ये दिक्कतें हो रही हैं, हमको इसलिए परेशान किया जा रहा है। क्या मुद्दा है, हम लोग देखेंगे उसको आगे। तो भाई, अंग्रेजों की सरकार, ये दो अंग्रेज, ये महात्मा गांधी, ये जो व्यक्ति थे, या तो ये उत्तर हो सकते हैं या तो ये उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें पूछ रहा है कि वाज नॉट द मेंबर ऑफ क्या कहते हैं चंपारण इंक्वायरी कमेटी। सॉरी, आप कहने को तो इनको भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेज ही मेंबर ना हो, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। अब चूंकि महात्मा गांधी बहुत बड़ा नाम थे और उस समय वो देश की आवाज बन रहे थे, तो वो भी रहेंगे उसमें। जो ऑप्शन इसमें से इमिनेट होता है वो होता है अनुग्रह नारायण जी का। अनुग्रह नारायण जी बिहार के ही नेता थे, पहले उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, और पहले शायद सह वित्त मंत्री भी थे, जो बिहार की सरकार बनती है आजादी के बाद में। और बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह जो था, चंपारण में जो गांधी जी ने किया था, उसमें अनुग्रह नारायण जी का योगदान बहुत ज्यादा था, उन्होंने योगदान दिया था। लेकिन चूंकि इंक्वायरी कमेटी की बात पूछी है, तो अनुग्रह नारायण जी इंक्वायरी कमेटी के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये तीनों लोग थे, ये थे, लेकिन चूंकि पूछा कि कौन नहीं था, तो सही उत्तर है अनुग्रह नारायण जी। बात किया जाए इसके आगे की, द सिस्टम ऑफ 3 कठिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण मेंट। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न लिया कि चंपारण में लोगों की दिक्कत क्या थी। ठीक है, चंपारण के जो किसान थे, वहां के जो श्रमिक वर्ग था, खासकर जो किसानों का काश्तकार वर्ग था, उनको इशू ये आ रहा था कि अंग्रेजों ने बोला कि 3 कठिया, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय द पीजेंट ऑन 3/20 पार्ट। आंसर यही है, अंग्रेजों ने कहा कि आप कट्ठा 20 कट्ठे में से जो 3 कट्ठा है, उस कट्ठे पे आप इंडिगो बोएंगे, जो स्याही के तौर पे, विरंजक के तौर, स्याही के तौर पे, माफ कीजिएगा, विरंजक नहीं, स्याही के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और फिर ये जाता था, बिकता था। अब अंग्रेजों ने सभी किसानों को मजबूर किया कि वो 3 कट्ठिया मतलब 3 कट्ठे पे इंडिगो ये जरूर बोएंगे। ठीक है, अब कोई किसान
उसकी जो भूमि है वो किसी पर्टिकुलर फसल के लिए ज़्यादा सही है, सुग्राह है, वो इंडिगो क्यों बोने जाए? इसका सारा पैसा ले जाना है अंग्रेजों को, हमारे किसी यूज का भी नहीं है, हम क्यों बोए? तो एक तरीके से उस पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जाते थे, जो नहीं करते थे टैक्सेस तो लगते ही थे। एक किताब है नील दर्पण करके, किसने लिखी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो इस इंडिगो का जो इशू था उस पर बात करती है, ठीक है। बात आ जाए इस पे, तो पूछा है कि 3 कठिया क्या कहता है। जाहिर सी बात है कि 3/20, आप खुद में देखिए कि 3/20, 21/20, ये जो नंबर है इवन फॉर्म में तो नहीं है। कोई भी हमारे यहां जो मैट्रिक्स बनाई गई, जो भी हमारे यहां सिस्टमेटिक यूनिट्स बनाई गई, वो इवन नंबर में ही काम करती थी। तो चूंकि ये दोनों वैसे ही नहीं है तो गलत लग रहा है। और 3/20 बड़ा फेमस रहा कि 20 में से जो 3 कट्ठा है उसमें इंडिगो बोना रहेगा, तो उत्तर ये है। नन ऑफ द वे बिल्कुल गलत है, उत्तर इसका ए है, ठीक है। तो 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा किसमें से? 20 कट्ठे में से इंडिगो बोना है। नील दर्पण जोड़े रहिएगा, उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि कब आया हुआ है ये, UPRO 2016 में आया है। Who among the following was elected as General Secretary of All India Kisan Congress established in Lucknow? अब ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को लेके मैं बहुत ज्यादा, इस वजह से थोड़ा सा आप मेरे चेहरे पे मुस्कान देख रहे होंगे कि ये प्रश्न मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देखा, इतना गलत इसका उत्तर दिया है, कंफ्यूजिंग कर दिया है कि भाई ये चीजें क्या हो रही है, क्या की जा रही हैं, छात्रों को आप क्या ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं इस प्रश्न पे। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस थी, लखनऊ में जब उसकी जो स्थापना की गई थी, उसके जनरल सेक्रेटरी जो थे वो कौन चुने गए थे? ठीक है, जो सचिव चुने गए थे, उनके मुख्य सचिव जो थे वो कौन चुने गए थे, इसकी बात की जा रही है। अब देखिए प्रश्न पूछ लिया है कि हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। ठीक है, नाम कौन कौन से हैं? स्वामी सहजानंद, हम सबको पता है, NG रंगा, बहुत फेमस नाम, इंदुलाल याज्ञिक, बिल्कुल, राम मनोहर लोहिया। अब देखिए मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देखा कि इसका उत्तर दिया हुआ है स्वामी सहजानंद, जो कि गलत उत्तर है। सेक्रेटरी पूछ रहा है, ठीक है, स्वामी सहजानंद फाउंडर थे उसके, और जो 1929 का दशक था, ये 36 के अराउंड ये फॉर्म की गई, वर्ष 1936 के अराउंड, और जो 1929 का जो समय था, उस समय पे एक मूवमेंट लेके स्वामी सहजानंद बिहार और वो जो एरिया था पूरा, उस एरिया में आगे बढ़ते हैं और ऑल इंडिया किसान यूनियन के लिए बहुत मूवमेंट चलाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और वर्ष 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना की जाती है, और स्वामी सहजानंद उसके फाउंडर हैं, वो फॉर्म करते हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी चुने जाते हैं वो थे NG रंगा साहब। NG रंगा उसके पहले सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे। बाकी 2 लोगों की बात की जाए तो इंदुलाल याज्ञिक जो थे, ये भी प्रॉपर तरीके से किसान मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इसके अलावा शायद से जो पूना यूनिवर्सिटी है उसके पहले वाइस चांसलर थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और राम मनोहर लोहिया, फेमस सोशलिस्ट लीडर, समाजवादी नेता। आज के समय में इनसे जुड़े जो विचार हैं किताबों के द्वारा या इनकी सूक्तियों के द्वारा हमें जरूर पढ़ने चाहिए, समाजवाद को बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तो राम मनोहर लोहिया जी इसमें नहीं थे, स्वामी सहजानंद। अच्छा, इनका जो काल था वो भी थोड़ा पीछे का था, ये लोग थोड़े शुरुआती समय के थे, ये थोड़े पीछे में थे, तो मतलब कालक्रम के हिसाब से थोड़े लेट थे ये। तो इन तीनों में 2 में कंफ्यूजन होता है, स्वामी सहजानंद उत्तर नहीं है, NG रंगा इसका उत्तर है। 2016 RO मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके आगे चलें तो अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट वॉज द भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड? भूदान मूवमेंट, जहां पे देश के बड़े जो रिच जमींदार थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उनसे कहा गया कि अपनी भू दान करें, जमीन का दान करें। तो पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश में शुरू हुआ भूदान मूवमेंट? भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट, आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो 1951 से लेके उसके बाद का जो समय था, इन मूवमेंट्स में लोगों से, जो बड़े कुलीन वर्ग थे, बड़े जमींदार थे, उनसे आग्रह किया गया क्या कि
अपनी जमीनों को दान कर दीजिए सरकार के लिए, या ऐसे लोगों को जो लैंडलेस लोग हैं उन्हें में हम बांट देंगे। इस तरह की बातें की गई। और चूंकि आपको पता है कि एक बड़े प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी समाज सेवक विनोबा भावे इससे जुड़े हुए हैं, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भूदान जो आंदोलन है इसको शुरू किया। और पोचमपल्ली, उस अभी तो तेलंगाना में है, उस समय में आंध्र प्रदेश में था, तो पोचमपल्ली से भूदान मूवमेंट शुरू होता है विनोबा भावे जी के द्वारा। तो बाकी नहीं, पोचमपल्ली अभी करंटली इट इज इन तेलंगाना, ये तेलंगाना में है, लेकिन उस समय यह आंध्र प्रदेश में था। तो इसका उत्तर क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। वेयर हैड बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर? वापस जब हमने सहजानंद जी की बात की, एनजी रंगा की बात की, तो बाबा रामचंद्र जो थे इनका भी तो नाम आ जाना था। और देखिए एक बात और, जो सहजानंद जी की जो कांग्रेस थी उसका कहीं ना कहीं जो मेन जो ग्रुप था वो बिहार और ये पूर्वांचल से जुड़ा था। स्थापना जो लखनऊ में हुई वो अलग, लखनऊ अवध का क्षेत्र है, और अवध जो किसान कांग्रेस थी उसको लेके कौन आते हैं? बाबा रामचंद्र जी। और जो कि मैंने अवध बोल दिया, तो इसकी स्थापना जो होती है वो फार्मर्स को वो अवध में ऑर्गेनाइज करते हैं और वहीं पे इसकी स्थापना करते हैं। और ये पहले करते हैं, ये 1920 के अराउंड फार्मर्स को बुलाते हैं और यहां पे अवध किसान यूनियन की स्थापना करते हैं बाबा रामचंद्र। बाकी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उत्तर इसका है अवध, अवध क्षेत्र जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है। Which of the following was not included in the resolutions of Lahore session of Congress in 1929? ये 2010 में यूपी जो UDA-LDA मतलब ROA को जो परीक्षा था उसमें पूछा गया था। अब देखिए इस पे बात कर लें। 1929 का सेशन 31 दिसंबर जो है 1929, और ये 1930 तक थोड़ा एक्सटेंड हुआ तो कंफ्यूजन होता है 30 और 31 को लेके, 30 और 29 को लेके। तो 1929 बोला जाता है क्योंकि शुरुआत 1929 में हुई और 31 दिसंबर। अब चूंकि इसमें डेट आगे आएगी शायद, मेरे ख्याल से किसी प्रश्न में है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि उसके जो रेजोल्यूशंस लिए गए थे उनमें से कौन सा शामिल नहीं। एक एक पे बात करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी डिक्लेरेशन की बिल्कुल बात की गई थी इसकी। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य की बात। अभी तक स्वराज्य की बात हो रही थी, नेहरू जी कहते हैं नहीं, क्योंकि वो अध्यक्ष थे इसके, पूर्ण स्वराज चाहिए अंग्रेजों से। बात किया जाए इसके बाद की, तो प्रिपेयरिंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करने की बात यहां पे की गई, बिल्कुल की गई। इसके तुरंत बाद ही 1930, 31, 32 का जो पूरा समय था, 2-3 पार्ट में हमको सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन दिखता है। आएगा उस पर भी प्रश्न आएगा, लेकिन चूंकि इसकी बात की गई तो ये तीनों तो सही है। इसका मतलब ये जो कारण है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस पे बात नहीं की गई थी। मैं बताता हूं क्यों। तो वॉज नॉट इंक्लूडेड पूछा है, नॉट इंक्लूडेड, तो उत्तर आपका क्या होना चाहिए? ये उत्तर ये कि ये इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन आपको पता है कि 1932 के अराउंड एक पैक्ट आता है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ आप कमेंट में बताइएगा ये। लेकिन मैं इसके कारण बता दूं कि हुआ क्यों, कि अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हिंदू मुस्लिम का तो सेपरेट इलेक्टोरेट हमने करवा दिया, उनके बीच में जो विभाजन के जो बीज थे वो तो हमने बो दिए, क्यों ना हिंदुओं के बीच में भी जो कास्ट वाइज डिवीजन है उसमें भी विभाजन के बीज बो दिए जाएं। लेकिन वहां पे अब मैं बता ही देता हूं कि गांधी जी और अंबेडकर आते हैं, एक पक्ष का नेतृत्व करते हैं गांधी जी, दलित पक्ष का जो नेतृत्व करते हैं अंबेडकर। पूना पैक्ट साइन होता है और रैमजे मैकडोनल्ड को कहा जाता है कि नहीं, आपका जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का या जो हमको अलग करने का, हमारे में विभाजन के बीज बोने का जो आपका प्रयास है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। पूना पैक्ट में ऐसा बोला गया। तो खैर इसका उत्तर है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फैक्ट्स याद रखे रहिएगा, ठीक है। कई फैक्ट्स जुड़े जुड़ाए आते हैं, हम डिस्कशन इसलिए ले रहे हैं कि इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स को भी आप याद करके रखें। यह हमारा था अगला प्रश्न। अगर बात किया जाए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब ये बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मैंने अभी गलती से बोल दिया था, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। जिनकी मैं बात कर रहा था कि जो पहले पूना के जो वाइस चांसलर थे वो बीटी
ये थे राणा दिवे थे, मैं उन पे गलत कर गया था, टिप कर गया था, चूंकि जब प्रिपेयर कर रहा था तो ध्यान आया था, तो ये गलत है, ठीक है। हाँ, तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के? कौन पहले प्रेसिडेंट थे, पहले अध्यक्ष थे? नाम देख लेते हैं। बीटी राणा दिवे या रणदीव, सत्यभक्त, लाला राजपत राय, एनएम जोशी, ठीक है। अब देखिए, जो इसमें से ये जितने हैं, ये सभी जो हैं ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, लेकिन पूछा है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? जो पहले अध्यक्ष थे, अब इसका उत्तर मुझे पता है, आप लोग कमेंट में कर देंगे, लेकिन जो इसके पहले अध्यक्ष थे ये वो थे जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और भारत के सभी नेता तत्परता से सामने आके दो टूक जवाब दे रहे थे अंग्रेजों का कि साइमन वापस जाओ। उस समय जो लाठी, अंग्रेजों की लाठी को मतलब अपने सीने पे जिन्होंने झेला और उस दौरान उनकी मृत्यु हुई, वही इसके अध्यक्ष थे। वही इसका उत्तर है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप देंगे। ये सभी वैसे ट्रेड यूनियन से ही जुड़े हुए हैं। Who was in whose viceroyalty the Rowlatt Act was passed? रॉलेट एक्ट किसके वॉइसराय रहने के दौरान पास हुआ? 4 नाम हैं, मैं बात करूंगा चारों नामों की, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट का जो विरोध हुआ कि बिना दलील, बिना वकील वाला जो उसके साथ फ्रेज जुड़ा हुआ कि भाई बिना किसी दलील के बिना आपको वकील भी नहीं मिलेगा, हम जेल में आपको बंद कर देंगे जब हमारा मन करेगा, तो कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। वो रॉलेट एक्ट जिसके विरोध में जलियांवाला बाग पे जब वहां के जो सैफुद्दीन किचलू और जो उनके साथ नेता थे वो लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, लोगों को बुलाते हैं, वहां पे फायरिंग कर दी जाती है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जहां पे हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास के सबसे कुछ दुर्दांत जो कहते हैं घटनाक्रम थे उनमें से एक था। तो उत्तर इसका है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन हम बाकी लोगों की बात कर लें कि क्रम वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें से आते हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंगे, हार्डिंगे के बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सबसे लास्ट में आते हैं लॉर्ड रीडिंग। इनका क्रम है, मतलब पहले मिंटो, देन हार्डिंगे, देन चेम्सफोर्ड, देन रीडिंग। अब मिंटो के टाइम पे क्या बात होती है? जो पश्चिम बंगाल को जो बांटा गया, बंगाल विभाजन, जो बंगाल का जो विभाजन था वो मिंटो के टाइम की बात है। हार्डिंगे का जो समय था, उस समय आप कह सकते हैं गांधी जी जब भारत आए थे और लखनऊ अधिवेशन वगैरह का जो समय था वो हार्डिंगे का समय था। चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड चेम्सफोर्ड के समय पे, और रीडिंग का समय जो था, रीडिंग का समय था जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लेटर जो प्रॉपर जो उसका मैच्योर फेस था उसको देखता है, जिस समय पे चौरी चौरा हत्याकांड होता है उसको देखता है। तो ये इनका क्रम है। क्रम याद रखिए, कौन किससे जुड़ा था ये याद रखिए। प्रश्नों में कई तरीके से घुमा के पूछ लेता है, और चूंकि आप देख सकते हैं कि आरओ प्री 2014 में पूछा गया था तो ये पूछा जा सकता है। बात किया जाए इसके बाद की, तो एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज ऑनर नाइटहुड। अब हमने थोड़ी देर पहले बात भी इसकी की थी, वापस से इसका उत्तर बिल्कुल जलियांवाला जो हत्याकांड था, जलियांवाला मैसेकर, वो इसका उत्तर है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जिस देश की कल्पना कर रहे थे, जब वो जन गण मन लिख रहे थे, तो उन्हें पता था कि जो लोग हैं उनके मन में किस तरीके की बातें हैं, भावनाएं हैं। और जब एक शासक अंग्रेजों के रूप में इस तरीके का जो जुल्म ढाता है, जबकि हजारों हजार लोगों को कैद करके एक बाग में मार दिया जाता है, तो रविन्द्रनाथ जैसा जो साहित्य प्रेमी था, जो लेखक थे, जिनको नोबेल मिला था, वो व्यक्ति, उनका जो से कहते हैं ना कि साहित्य कर्मी का जो दिल होता है वो तो पसीज गया, और उन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको क्या कहते हैं वापस कर दिया, हमें नहीं चाहिए। वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पार्टीशन ऑफ बंगाल की हम लोग बात कर चुके हैं, प्रेस एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सॉल्ट लॉ तो खैर अभी आएंगे हम, सॉल्ट लॉ क्या था और क्या टैक्स लग गया था उस पर। अब इसमें अगर आपको ये दिख रहा हो प्रश्न, तो ये यूपी आरओ 2021 के प्री में पूछा गया था, जो अभी रिसेंट था। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजनिंग। एक क्या कहते हैं कथन है, एक उसका कारण है कि इस वजह से वो हुआ होगा।
असर्शन क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड, बिल्कुल ये दिस इज राइट, सही है, अभी हमने बात किया। रीजन, ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ द थिंग इज कि उन्होंने अपना नाइटहुड तो दे दिया, लेकिन इस वजह से नहीं दिया क्योंकि नॉन कॉपरेशन में पार्ट करने वाले थे, नहीं, इस वजह से उन्होंने वापस किया क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध जताना चाहते थे वो। तो इसका क्या है? A is true, ये ट्रू की स्पेलिंग यहां पे गलत लिख गई है, A is true but R is false, तो इसका उत्तर C होना चाहिए। असर्शन सही है, जो रीजनिंग है, जो कारण है, वो गलत है। ठीक है, कारण हमने पिछले प्रश्न में देखा था। जो अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चौरी चौरा सिचुएटेड? तो जब मैं बात कर रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो सविनय नहीं, असहयोग आंदोलन जो था, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना सविनय अवज्ञा और असहयोग में। तो असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन के दौरान एक गतिविधि ऐसी होती है कि चौरी चौरा, जिसका नाम लिया जा रहा है चौरी चौरा, यहां पे एक थाने पे कुछ पुलिस वालों को जला दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हिंसा का मेरे आंदोलन में, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं, या हम एक देश के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, हिंसा का यहां पे कोई भी रोल नहीं है, हिंसा को रोल नहीं दिया जाना चाहिए। और वो इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करवा देते हैं, आदेश दे देते हैं कि अब ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहां पे? बिल्कुल गोरखपुर में इसका उत्तर है। गोरखपुर में चौरी चौरा, अगर आप चौरी चौरा एक्सप्रेस का नाम सुने तो वो गोरखपुर तक जाती है। ठीक है, तो हालांकि शायद भटनी तक जाती है, मैं श्योर नहीं हूं, गोरखपुर स्टेशन पे ही जाती है चौरी चौरा एक्सप्रेस। बिल्कुल, चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में सिचुएटेड है। देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये गलत है, उत्तर इसका क्या है? गोरखपुर। और इस चौरी चौरा का जो हीनियस इंसिडेंट था, इसके बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देने का आदेश जारी करते हैं और रुक जाता है। और इसका जो रिपरकशन था, इसका जो बाद में हमको इसके जो परिणाम दिखते हैं, वो क्या दिखते हैं? स्वराज पार्टी बनती है, लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और कुछ नेता जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये गांधी का तरीका ठीक नहीं था, पूरे देश आगे आ गया था, एक इंसिडेंट की वजह से इसको रोक देना सही नहीं था। कुछ और लोग इससे प्रभावित होते हैं जो बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिन्हें गांधी जी का ये जो असहयोग आंदोलन को रोका जाना पसंद नहीं था। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड टेकन बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ एज अ इनसेंसेट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, उसके दौरान जो कपड़ों को जलाए जाना है, उसकी बर्बादी को निष्ठुर बर्बादी कहा था? कौन थे वो? बड़ा फेमस निष्ठुर बर्बादी टर्म बहुत पूछा जाता है, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो बहुत बार इस प्रश्न को पूछता है। बिल्कुल, इसका जो उत्तर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि भाई ये भी पार्ट थे, ये भी उसका पार्ट थे, ये उसका प्रॉपर पार्ट नहीं बने। उन्होंने कहा ये जो कपड़ों को आप जला रहे हो, क्यों जला रहे हो? हालांकि सिंबॉलिकली जलाया जा रहा था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हर चीज का हम विरोध करते हैं, और स्वदेशी की बात की जाएगी, जो देश में बनाया गया हम उसको आगे लाएंगे। लेकिन चूंकि विरोध का तरीका इनको पसंद नहीं था, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये निष्ठुर बर्बादी है, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, इनसेंसेट वेस्ट बोला था, निष्ठुर बर्बादी बोला था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निष्ठुर बर्बादी में लिख दे रहा हूं यहां पे, हो सकता है कई बार जो हम लोग देख लेते हैं वो हमें याद हो जाता है। निष्ठुर बर्बादी। ठीक है, बात किया जाए इसकी बात की तो फिर से स्टेटमेंट, ये 2010 यूपी जो आरओएस के मेंस में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922, अभी हमने बात की। द पोस्टपोनमेंट वॉज अपोज्ड बाई सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। मैंने बोला कि इसका विरोध हुआ, इन दोनों का नाम भी लिया, तो जाहिर सी बात है कि ये कारण और उसकी रीजनिंग दोनों सही है, तो इसका उत्तर होना चाहिए ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसका उत्तर है ए। बिल्कुल, चौरी चौरा जो हत्याकांड था, चौरी चौरा में जो अंग्रेजों को जला दिया गया था, गांधी जी ने कहा कि हिंसा की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, इस आंदोलन को रद्द करने की बात उन्होंने की, रद्द हो गया। इसके विरोध में सीआर दास और मोतीलाल ने अपने वक्तव्य दिए और बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो इसका उत्तर है ए। बात किया जाए इसके बाद की, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1925? अब देखिए, इसमें 3 नाम हैं, 4 नाम हैं इनफैक्ट, ये चारों ही जुड़े हुए हैं
उस दौरान जो स्वराज पार्टी की जो एक्टिविटी थी उससे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा कि जो 1930 के दशक में, इनफैक्ट जो हम 37 के आंदोलन देखते हैं, उस दौरान जो कांग्रेस मजबूत हुई उसकी नींव रखी गई इस दौरान, जब स्वराज पार्टी ने बहुत मतलब ठीक ठाक सीटें वहां पे अर्जित की और प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कौन बने? विट्ठल भाई पटेल बने। तो उस स्वराज पार्टी ने इनिशियली उस नींव को मजबूत किया, जिसपे बाद में कांग्रेस ने अपने पांवों को फर्दर रखा और अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत किया। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये जयकर, ये तीनों ही फाउंडिंग मेंबर्स थे किसके? स्वराज पार्टी के। और विट्ठल भाई पटेल जो थे वो प्रेसिडेंट थे किसके? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगस्त 1925 में। तो ये तीनों ने मिलकर क्या की? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन दोनों का नाम ज्यादा जुड़ता है, बहुत से लोग जयकर जी को नहीं जानते हैं। स्वराज पार्टी, राइटिंग के लिए मैं माफी चाहता हूं, वैसे तो अच्छा लिखता हूं पर बोर्ड पे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं जाती। अगेन ये यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है, आरओ में 2010 के मेंस में पूछा गया है, यूपीसीएस 2010 मेंस में पूछा गया था। पता ये क्या ही है कि पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा गया, 2010 में तीनों पूछे गए। मतलब एक प्रश्न आपका तैयार हो जाता तो तीनों परीक्षाओं में आपको इसका फायदा मिलता। असर्शन, कथन, द कांग्रेस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन, हम सबको पता है बिल्कुल उसका विरोध किया गया था। रीजनिंग, कारण, द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, बिल्कुल कांग्रेस ने विरोध किया था, कोई भी उसमें इंडियन मेंबर नहीं था, यही सबसे मूल कारण था विरोध का। बाकी कारण भी थे लेकिन यह सबसे प्रमुख कारण था, साइमन गो बैक, क्योंकि कोई इंडियन है नहीं उसमें। और इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, जब लाठीचार्ज होता है और वो मजबूती से खड़े थे, उनके सीने पे लाठी दी जाती है, लाठी मार दी जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और इसके बदले में सॉन्डर्स को मार के भगत सिंह उसका बदला पूरा करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका उत्तर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका उत्तर है ये। बात किया जाए अगले प्रश्न की, तो व्हेन वाज द न्यूली अडॉप्टेड ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम फर्स्ट होइस्टेड? हमने भी बात की थी, जो लाहौर सेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, युवा थे बहुत उस समय ही जो ये जो ट्राई कलर फ्लैग है इसको पहली बार होइस्ट किया गया, पहली बार फहराया गया। ठीक है, बात किया जाए द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमने 2 बार 3 बार बात कर ली, जवाहरलाल नेहरू जो थे उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आप एक बात बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस किस सेशन में प्रेसिडेंट थे और वो सेशन क्यों फेमस है, कि उनका किस बड़े नेता से वहां पे वैचारिक मतभेद हुआ और इन्होंने इस्तीफा दे दिया? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दोबारा चुनाव जो हुए उसमें कोई और व्यक्ति जीते उसमें, तो उस सेशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में देंगे आप। बात किया जाए अगले की, तो 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, विथ रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? आरओ मींस 2016 में पूछा गया है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है महात्मा गांधी वॉज नॉट पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। दूसरा स्टेटमेंट है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एंड के.एम. मुंशी वर पनिश्ड फॉर द वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी वॉज नॉट पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ, बिल्कुल उनको तो सजा हुई थी, जेल गए थे, तो ये गलत है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एंड के.एम. मुंशी वर पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ, ये सही है। उत्तर इसका 2 होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी बिल्कुल यार, ही वॉज द लीडर, तो वो जब लीडर थे तो उनको सजा होनी थी। अगला प्रश्न, असर्शन रीजनिंग का वापस से प्रश्न, कथन और कारण का। द सॉल्ट एजिटेशन वॉज लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी 1930, बिल्कुल सही है। रीजन, महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर। 1930 में नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी द्वारा शुरू किया, बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण लिखा है कि गांधी जी चाहते थे कि गरीबों तक नमक की पहुंच हो, नहीं, गांधी जी विरोध कर रहे थे नमक पे टैक्स लगाने का। भाई जो एक मात्र ऐसी चीज जो पूरे देश में खाई जाती है, गरीब और अमीर सब उसका इस्तेमाल करते हैं, उस बेसिक सी चीज पे टैक्स लगाने का क्या कारण है? उस कारण के विरोध में ये नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी करते हैं। तो इसका मतलब कि जो कारण है, कथन है, ये तो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। तो इसका उत्तर है कि सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये एग्जैक्ट रीजन नहीं था। ठीक है,
जो अगला प्रश्न है, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट? नाउ इसमें जो 4 नाम है, अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को जो पोस्ट 1932 हम ज्यादा एक्टिव देखेंगे, अबुल कलाम आजाद भी पोस्ट 32 ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो अब्बास तैयब जी थे वो लगातार जुड़े रहते हैं किसके साथ? गांधी जी के साथ। और जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर अब्बास तैयब जी लीड करते हैं नमक सत्याग्रह का, दांडी मार्च का, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन, अब इसमें देखिए कई हैं, बारादोली मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए इसमें जो नाम है आचार्य विनोबा भावे, शुरुआती प्रश्न में हमने इसके जिक्र किया था। देखिए भूदान से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब पूछा है कि पहली बार किसके अरेस्ट हुए थे। बारादोली मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें जुड़ के निकल के आते हैं पटेल जी का नाम, सरदार पटेल का नाम। चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो इसमें गांधी जी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं और ऐसे कुछ और नेता आते हैं जो उस समय के बाद आते हैं। सिविल डिसोबीडिएंट की बात की जाए तो बिल्कुल ये पहला वो आंदोलन था जिसके वजह से विनोबा भावे जी को जेल होती है, अरेस्ट किए जाते हैं, वो पहला आदमी था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय विनोबा भावे जी उतने एक्टिव नहीं थे, या एक्टिव होंगे तो राष्ट्रीय पटल पे उनका उत्तर नाम नहीं था। तो जो उत्तर इसका ऑप्शन सी है इज द राइट आंसर। जो अंतिम प्रश्न है, when was the first round table conference of Indian leaders summoned in London by the British government? गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, पहली बार कब बुलाया गया? 3 गोल सम्मेलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन है। आप डिटेल में इस पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब कब हुए, किन किन भारतीयों ने इसमें पार्ट लिया, क्या इश्यू था क्या नहीं था। हम इस पे तो प्रॉपर लेक्चर लेंगे ही, क्योंकि प्रश्न पूछा है। तो मैं बता दूं कि इसका उत्तर जो है वो 1930, यानी सी इसका ऑप्शन सही है। 1930 में पहली बार भारतीय लोगों को बुलाया जाता है गोलमेज सम्मेलन पे डिस्कस करने के लिए, पॉइंट्स, बिंदु, तमाम चीज। जो कि इतिहास है ना, बहुत पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए। फैक्ट तो हमें पता ही होने चाहिए, उनके पीछे की डिटेल पता होना चाहिए। तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसके पीछे के कारण क्या थे। ये तीनों कारणों की बात करेंगे। ये भी बात बताइएगा कि किन किन प्रोमिनेंट भारतीय जो क्रांतिकारी थे, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भाग लिया, या न्यायविद थे, कानूनविद थे जो थे, उन्होंने भाग लिया। इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये चूंकि सीरीज का, हमारी जो सीरीज का जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट यानी जो आज का था, उसका अंतिम प्रश्न था। हम इन तरह के प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते रहेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। जुड़े रहिए इससे। अगला एपिसोड जल्द इसका आएगा। कोई और आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वापस से रिमाइंड करा दूं कि 20 अक्टूबर से स्टडी IQ ROA के नए बैचेस शुरू कर रहा है। शाम को 6 बजे से 20 अक्टूबर को शुरू हो रहे हैं। आप studyIQ.com पे जाके उन बैचेस को परचेज कर सकते हैं। डिटेल मैंने शुरुआत में दे दी। स्टडी IQ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है विकास। मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। हिंदी भी जो सेपरेट जो 60 नंबर का हिंदी आता है, उस पर भी एक सीरीज आएगी। GS पे सीरीज तो मैं ला ही रहा हूं। तो जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।